जरा सोचिए, 2026 में एक ही देश दुनिया के सबसे बड़े सैन्य गठबंधन की मेजबानी करने वाला है और अ, ठीक उसी साल वो दुनिया के सबसे बड़े पर्यावरण सम्मेलन का भी केंद्र होगा। बिल्कुल। मतलब एक तरफ हथियारों की होड़ और कूटनीतिक बिसात, तो दूसरी तरफ डूबती हुई दुनिया को बचाने की जद्दोजहद। हम बात कर रहे हैं तुर्की की। सही कहा। और सच कहूं तो ये कोई साधारण इत्तेफाक नहीं है। बिल्कुल नहीं है। और आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम ठीक इसी तरह के रहस्यों से पर्दा उठाने जा रहे हैं। आज हमारी इस चर्चा का आधार है द स्टडी जोन यूट्यूब चैनल का एक वीडियो, जिसका शीर्षक है 10 मिनट शो, शिखर सम्मेलन 2025-26। जो कि बहुत ही दिलचस्प वीडियो है। हाँ, बहुत दिलचस्प है। मतलब सतही तौर पर देखने से ये सिर्फ आने वाले सालों के सम्मेलनों, उनकी तारीखों और स्थानों को याद रखने की कुछ बेहतरीन ट्रिक्स की सूची लगता है। लेकिन आज हमारा मिशन महज इन स्थानों का रट्टा मारना नहीं है। बिल्कुल, रटने से कुछ नहीं होगा। सही बात है। असल उद्देश्य ये डिकोड करना है कि 2025 और 2026 के ये वैश्विक और राष्ट्रीय आयोजन किस तरह हमारी दुनिया के रणनीतिक और पर्यावरणीय भविष्य का नक्शा तैयार कर रहे हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे शतरंज के किसी विश्व स्तरीय मुकाबले को देखना। बहुत उम्दा तुलना है ये। शुक्रिया। मतलब आप केवल मोहरों को एक खाने से दूसरे खाने में जाते हुए नहीं देखते। आप खिलाड़ियों की अगली चालों का अनुमान लगाते हैं, उनके दिमाग को पढ़ते हैं। हाँ, और देखिए, इन शिखर सम्मेलनों को महज कुछ वैश्विक नेताओं की सालाना बैठकें या चाय पर होने वाली औपचारिक चर्चाएं समझना, ये एक बहुत बड़ी भूल होगी। वास्तव में ये आयोजन वैश्विक प्राथमिकताओं का एक अत्यंत संवेदनशील बैरोमीटर होते हैं। बारोमीटर सही शब्द है। जी। कोई देश किस सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, ये चुनाव अपने आप में एक बहुत बड़ा और कभी-कभी तो बहुत ही आक्रामक कूटनीतिक संदेश होता है। ये सीधे तौर पर दर्शाता है कि शक्ति का गुरुत्वाकर्षण किस ओर खिसक रहा है, कौन से नए गठबंधन आकार ले रहे हैं। और दुनिया किन नई चुनौतियों का सामना करने के लिए अपनी मोर्चेबंदी कर रही है। बिल्कुल। तो चलिए इसी मोर्चेबंदी को थोड़ा गहराई से समझते हैं। शुरुआत उन बड़े कूटनीतिक और आर्थिक समूहों से करते हैं जो इस वैश्विक शतरंज के असली राजा और वजीर माने जाते हैं। वीडियो की जानकारी के अनुसार G7 और G20 सम्मेलनों के स्थानों में एक बहुत ही आकर्षक पैटर्न उभर कर आ रहा है। हाँ, पैटर्न बहुत स्पष्ट है। G7 का 51वां सम्मेलन 2025 में कनाडा के एल्बर्टा में होने वाला है। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है जून 2026 में होने वाला 52वां सम्मेलन, जो फ्रांस में होगा और जिसकी अध्यक्षता इमैनुअल मैक्रो करेंगे। वीडियो में से याद रखने की एक बहुत ही शानदार ट्रिक दी गई है। दुनिया का सबसे पहला G7 सम्मेलन 1975 में फ्रांस में ही हुआ था, इसलिए ट्रिक है शुरुआत भी फ्रांस, वापसी भी फ्रांस। ये वापसी भी फ्रांस वाला जो बिंदु है ना, अगर हम इसके पीछे की भू राजनीति को खंगालें जी बताइए। तो ये केवल याद रखने की एक साधारण ट्रिक से कहीं अधिक है। देखिए, ये पश्चिमी ताकतों के ऐतिहासिक दबदबे का एक जानबूझकर किया गया प्रतीकात्मक प्रदर्शन है। 1975 से लेके 2026 तक आधी सदी से अधिक समय बीत जाने के बाद उसी जमीन पर लौटना जहां से वैश्विक अर्थव्यवस्था को दिशा देने की शुरुआत हुई थी। मतलब एक तरह से फुल सर्कल मूवमेंट। बिल्कुल। एक बहुत गहरा संदेश देता है ये संदेश इस बात का है कि विकसित अर्थव्यवस्थाएं आज के इस अस्थिर दौर में अपनी जड़ों, अपने पुराने गठबंधनों और अपने घटते हुए प्रभाव को फिर से मजबूत करने की पुरजोर कोशिश कर रही हैं। कूटनीतिक भाषा में पुरानी ताकतें दुनिया को याद दिलाना चाहती हैं कि भाई खेल के नियम अभी भी हम ही तय करते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच है। मतलब ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। G7 भले ही अतीत की ओर देख रहा हो, लेकिन अगर हम G20 की बात करें तो वहां एक बहुत ही नाटकीय और भारी भौगोलिक बदलाव देखने को मिल रहा है। एक बहुत बड़ा जियोग्राफिकल शिफ्ट। हाँ, वो शिफ्ट बहुत दिलचस्प है। देखिए, 2025 का G20 दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में होने जा रहा है और उसके तुरंत बाद 2026 का सम्मेलन सीधा अमेरिका के फ्लोरिडा में होगा। सीधा अफ्रीका से अमेरिका? बिल्कुल, अफ्रीका के दक्षिणी छोर से उठकर सीधा अमेरिका के पूर्वी तट पर। ये महज स्थानों का बदलाव तो नहीं लगता, ये तो ग्लोबल साउथ की उभरती हुई आक्रामक आवाज और विकसित पश्चिमी देशों की स्थापित शक्ति के बीच एक बहुत बड़ी वैचारिक छलांग लगती है। क्या ये बदलाव इतनी आसानी से पच जाने वाला है? पचने वाला तो नहीं है, और सच कहूं तो ये छलांग ही वर्तमान वैश्विक राजनीति की सबसे बड़ी कड़वी सच्चाई है, इस रस्साकशी का प्रमाण है।
अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो ग्लोबल साउथ यानी वो विकासशील देश। जी, मुख्य रूप से एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के वो देश जो दशकों तक वैश्विक कूटनीति में हाशिए पर रखे गए थे, वो अब अपनी आर्थिक ताकत, अपने कच्चे माल और अपनी विशाल जनसंख्या का एहसास करा रहे हैं दुनिया को। अपना लोहा मनवा रहे हैं। बिल्कुल। एक तरफ ये उभरता हुआ समूह है जो विश्व बैंक या IMF जैसी पुरानी संस्थाओं में बदलाव चाहता है, और दूसरी तरफ अमेरिका जैसी पारंपरिक महाशक्तियां हैं जो किसी भी कीमत पर अपना नियंत्रण बनाए रखना चाहती हैं। तो जोहानिसबर्ग से फ्लोरिडा तक का ये सफर कोई सहज कूटनीतिक यात्रा नहीं है। तो ये एक तरह का शक्ति प्रदर्शन है। हाँ, ये इस बात का संकेत है कि ग्लोबल साउथ की चुनौतियों का जवाब देने के लिए पश्चिम अपनी पूरी ताकत झोंकने को तैयार है। और इसी रस्साकशी के बीच यूरेशिया के नक्शे पे एक और समूह बड़ी तेजी से अपने पैर पसार रहा है, SCO यानी शंघाई सहयोग संगठन। वीडियो में इसे याद रखने का एक बहुत ही मजेदार फॉर्मूला दिया गया है। कौन सा? CKP वाला। हाँ, CKP। 2025 में चीन, 2026 में कजाकिस्तान और 2027 में पाकिस्तान। ये मुझे उन पड़ोसियों के एक व्हाट्सएप ग्रुप चार्ट जैसा लगता है जहां सभी एक ही मोहल्ले में रहते हैं और जहां वैचारिक समानता से ज्यादा उनकी भौगोलिक निकटता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। अरे ये पड़ोसियों का ग्रुप चार्ट वाला रूपक बहुत शानदार है, क्योंकि देखिए SCO की असली ताकत उसकी जमीन में ही तो है। ये जो CKP कॉरिडोर है, ये यूरेशियाई क्षेत्र में शक्ति के एक वैकल्पिक ध्रुव को स्थापित करने की दिशा में एक बहुत ही सुविचारित कदम है। चीन, कजाकिस्तान और पाकिस्तान को जब हम विश्व मानचित्र पर एक साथ देखते हैं तो ये केवल कुछ देशों का एक कूटनीतिक समूह नहीं रह जाता। ये एक विशाल जमीनी, ऊर्जा और व्यापारिक ब्लॉक के रूप में उभरता है, जो पश्चिमी देशों को सीधी चुनौती दे रहा है। बिल्कुल, पश्चिमी समुद्री व्यापार के एकाधिकार को चुनौती देता है। और जब हम इन वैकल्पिक ध्रुवों की बात कर ही रहे हैं तो ब्रिक्स को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है? अरे हाँ, ब्रिक्स। 17वां ब्रिक्स सम्मेलन 2025 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हो रहा है और सबसे महत्वपूर्ण 18वां सम्मेलन 2026 में भारत में होने जा रहा है। हाँ, वीडियो में भी बताया गया है कि 2026 का भारत वाला सम्मेलन परीक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन मेरी उत्सुकता इस बात में है कि भारत के लिए 2026 का आयोजन कूटनीतिक रूप से इतना अहम क्यों है? मेरा मतलब है, भारत तो G20 का भी हिस्सा है और पश्चिमी देशों के साथ भी उसके बहुत गहरे संबंध हैं। और यही संतुलन 2026 के ब्रिक्स सम्मेलन को सबसे दिलचस्प बनाता है। देखिए, भारत वर्तमान में एक पिवट या धुरी की तरह काम कर रहा है। वो पश्चिम के साथ रणनीतिक साझेदारियां भी निभा रहा है और साथ ही ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज भी बन रहा है। दोनों तरफ बैलेंस बना रहा है। सही कहा। 2026 में ब्रिक्स का भारत में होना इस बात का कूटनीतिक प्रमाण है कि उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के बीच एक नेतृत्व की होड़ मची है। चीन जहां ब्रिक्स पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है, वहीं भारत इस सम्मेलन की मेजबानी करके दुनिया को ये स्पष्ट संदेश देगा कि बहुध्रुवीय विश्व में ग्लोबल साउथ का नेतृत्व केवल बीजिंग से नहीं बल्कि नई दिल्ली से भी हो सकता है। एकदम सही। क्या बात है। आर्थिक शक्ति और कूटनीतिक वर्चस्व की ये चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे विरोधाभास की ओर ले जाती है, क्योंकि कोई भी आर्थिक ब्लॉक या देश तब तक महाशक्ति नहीं बन सकता जब तक उसकी सीमाएं और उसका पर्यावरण सुरक्षित ना हो। बिल्कुल, ये तो बुनियादी शर्त है। और आर्थिक महाशक्ति बनने की इस होड़ ने एक अजीब तरह की कूटनीतिक घबराहट पैदा कर दी है दुनिया में, जो हमें सीधे तौर पर सैन्य विस्तार और जलवायु संकट के आयोजनों में दिख रही है। चलिए पहले नाटो की बात करते हैं। हाँ, नाटो का विस्तार बहुत तेजी से हो रहा है। 4 अप्रैल 1949 को बना ये सैन्य गठबंधन, जिसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, इस समय अपने सबसे आक्रामक विस्तार के दौर से गुजर रहा है। दशकों तक तटस्थ रहने वाले देश अब नाटो की शरण में जा रहे हैं। मतलब 2023 में फिनलैंड 31वां सदस्य बना और 2024 में स्वीडन 32वां। और सम्मेलनों की बात करें तो 2025 में ये नीदरलैंड के हेग में और 2026 में तुर्की की राजधानी अंकारा में होने वाला है। यहाँ जो बात सबसे अधिक आकर्षित करती है ना, वो ये है कि दुनिया कैसे 2 अलग-अलग तरह के अस्तित्व के संकटों से जूझ रही है। एक तरफ भू राजनीतिक आक्रामकता और सैन्य खतरा है, जिसके कारण स्वीडन और फिनलैंड जैसे शांतिप्रिय देशों को लगा कि भाई अब तटस्थ रहने का मतलब तो अपने अस्तित्व को दांव पर लगाना है।
सही बात है। और नाटो का हेग और अंकारा में जाना ये केवल स्थानों का चुनाव नहीं है। हेग को अंतर्राष्ट्रीय कानून का केंद्र माना जाता है, जहां से सैन्य शक्ति को एक कानूनी और नैतिक आधार देने की कोशिश की जाएगी। और अंकारा तो पूर्व और पश्चिम के बीच का पुल है। बिल्कुल, वो सबसे संवेदनशील भौगोलिक सीमा है। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है, तुर्की का वो डबल रोल जिसका जिक्र हमने बिल्कुल शुरुआत में किया था। 2026 में तुर्की न केवल नाटो के रक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, बल्कि वो पर्यावरण से जुड़े सबसे बड़े वैश्विक सम्मेलन कॉप का भी आयोजन करेगा। हाँ, ये बहुत बड़ा विरोधाभास है। मतलब एक ही देश के भीतर एक ही साल में आधुनिक हथियारों की तैनाती की रणनीति भी बनेगी और दुनिया के मौसम को विनाश से बचाने की भी चर्चा होगी। ये विरोधाभास तो सच में दिमाग घुमा देने वाला है। और यही आज की कूटनीति का सबसे बड़ा सच है। तुर्की, जो हमेशा से यूरोप और एशिया के बीच एक भौगोलिक पुल रहा है, अब सैन्य सुरक्षा और जलवायु सुरक्षा के बीच का पुल बन रहा है। ये डबल रोल ये साबित करता है कि अब सैन्य सुरक्षा और पर्यावरण अलग-अलग विषय रहे ही नहीं। मतलब दोनों आपस में जुड़ गए हैं। पूरी तरह से। जलवायु परिवर्तन के कारण संसाधनों की जो कमी हो रही है, चाहे वो पानी हो या जमीन, वही कमी भविष्य के सैन्य युद्धों का कारण बनेगी। तुर्की का चुनाव इस बात की स्वीकारोक्ति है कि दुनिया के नेता अब समझ चुके हैं कि मिसाइलों से ज्यादा बड़ा खतरा शायद पिघलते हुए ग्लेशियर हैं। और पर्यावरण सम्मेलनों के स्थानों की बात करें तो कुछ और बातें बहुत चौंकाने वाली हैं वीडियो में। COP30 ब्राजील के बेलम में हो रहा है। चूंकि बेलम अमेज़न के वर्षावनों के एकदम पास है, तो ये स्थान बहुत ही तार्किक लगता है कि भाई जंगल बचाने की बात जंगल के पास ही हो। बिल्कुल लॉजिकल है। और रामसर का 15वां संस्करण जुलाई 2025 में जिम्बाब्वे के विक्टोरिया फॉल्स में है। ये भी प्रकृति और वेटलैंड्स के करीब होने के कारण समझ में आता है। लेकिन जब हम IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस की बात करते हैं, तो वो आबू धाबी UAE में आयोजित हो रही है। हाँ, ये थोड़ा अजीब लगता है सुनने में। अजीब? मुझे तो ये बात पचती नहीं है। क्या ये महज एक तरह की ग्रीन वॉशिंग नहीं है? मतलब एक तरफ तो ये देश जीवाश्मी ईंधन या तेल की बदौलत अपनी पूरी अर्थव्यवस्था चला रहा है, और दूसरी तरफ दुनिया भर के पर्यावरणविदों को बुलाकर संरक्षण की बातें कर रहा है। क्या वैश्विक समुदाय इसे सच में गंभीरता से लेगा? देखिए, ये जो सवाल है ना, इसमें बहुत वजन है। ये स्पष्ट रूप से एक बहुत बड़े पैमाने का रीब्रांडिंग प्रयास है UAE का। लेकिन इसे सिर्फ ग्रीन वॉशिंग कहकर खारिज कर देना शायद थोड़ी जल्दबाजी होगी। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि खाड़ी के इन तेल समृद्ध देशों को ये कड़वी सच्चाई समझ में आ गई है कि जीवाश्म ईंधन का युग अब अपने अंतिम चरण में है। तेल पर आधारित उनकी अर्थव्यवस्था अगले 50 सालों तक उन्हें वो ताकत नहीं दे सकेगी जो आज दे रहे हैं। इसलिए आबू धाबी का संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी करना महज छवि सुधारने का दिखावा नहीं है। तो ये अपनी अर्थव्यवस्था बचाने की कोशिश है? बिल्कुल, ये आर्थिक अस्तित्व को बचाने की एक बेतहाशा कोशिश है। वो दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि ग्रीन इकोनॉमी और सस्टेनेबिलिटी में निवेश करने के लिए उनके पास पर्याप्त पूंजी भी है और विजन भी। लेकिन इसी संरक्षण कांग्रेस में एक और घटना हुई है जो थोड़ी दिल दहला देने वाली है। बताया गया है कि तुवालू इसका 90वां सदस्य बन गया है। हाँ, तुवालू वो छोटा सा आइलैंड देश जो समंदर का जल स्तर बढ़ने के कारण भौगोलिक रूप से सचमुच डूब रहा है। जरा इस विडंबना को देखिए। एक देश जो जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा शिकार है और समुद्र में समा रहा है, वो उस संगठन की सदस्यता ले रहा है जिसकी मेजबानी वो देश कर रहा है जिसने जलवायु परिवर्तन को बढ़ाने वाले तेल के व्यापार से अरबों कमाए हैं। ये आधुनिक कूटनीति की सबसे क्रूर विडंबना है। मतलब डूबने वाले और डुबाने वाले एक ही मंच पर बैठ के समाधान खोज रहे हैं। बिल्कुल। और तुवालू का शामिल होना केवल एक औपचारिकता नहीं है, ये एक डूबते हुए राष्ट्र की अंतिम चीख है जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहता है। लेकिन इन सब निराशाजनक वैश्विक चालबाजियों के बीच कुछ बहुत ही जमीनी और प्रेरणादायक प्रयास भी हो रहे हैं। हाँ, जैसे वो असम वाला उदाहरण। जी, वीडियो में असम के काजीरंगा नेशनल पार्क की फील्ड डायरेक्टर सोनाली घोष का जिक्र है, जिन्हें उनके गैंडों के संरक्षण के उत्कृष्ट काम के लिए कट मिलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये सुनकर बहुत सुकून मिलता है। सोनाली घोष का ये उदाहरण ये साबित करता है कि पेरिस, आबू धाबी या अंकारा के वातानुकूलित कमरों में होने वाले बड़े सम्मेलनों से परे असली बदलाव तो जमीन पर होता है।
एकदम सही। जब एक स्थानीय अधिकारी की मेहनत को वैश्विक मंच पर सराहा जाता है, तो ये संदेश जाता है कि संरक्षण केवल बड़ी नीतियों का मोहताज नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर के समर्पण का नतीजा है। बिल्कुल सही कहा। और मुझे लगता है कि वर्तमान के इन संकटों, युद्ध और जलवायु से निपटने के बाद हमारी चर्चा का अगला पड़ाव कल की दुनिया होनी चाहिए। मतलब एआई, स्वच्छ ऊर्जा और मानव स्वास्थ्य। हाँ, क्योंकि ये तीनों क्षेत्र ही भविष्य की महाशक्तियों का निर्धारण करेंगे। बिल्कुल। और यहाँ फिर से यूएई हमें हैरान करने के लिए मौजूद है। ग्लोबल एआई शो 2025 आबू धाबी में हुआ। ये तो ऐसा है जैसे कोई कोयले का व्यापारी अचानक सोलर पैनल और सुपर कंप्यूटर की दुकान खोल ले। हाँ, ये तुलना बहुत सटीक है ना? और इसके साथ ही तीसरा एआई एक्शन शिखर सम्मेलन फरवरी 2025 में फ्रांस के पेरिस में आयोजित किया जा रहा है। ऊर्जा के मोर्चे पर देखें तो नीदरलैंड का रॉटरडैम शहर 2025 में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। यहाँ मुझे एक बहुत ही दिलचस्प कनेक्टिविटी नजर आती है। कैसी कनेक्टिविटी? देखिए, रॉटरडैम उसी नीदरलैंड में है जहाँ के हेग शहर में नाटो का सम्मेलन हो रहा है। मतलब एक ही देश में भविष्य की ऊर्जा और भविष्य का युद्ध दोनों की रूपरेखा तय हो रही है। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। ये भौगोलिक निकटता कोई संयोग नहीं है। हाइड्रोजन जैसी स्वच्छ ऊर्जा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब केवल प्रयोगशालाओं में शोध का विषय तो रह नहीं गए हैं। अब ये कूटनीति का हिस्सा है। बिल्कुल, ये सीधे तौर पर भू राजनीतिक शक्ति के नए हथियार बन चुके हैं। जो देश आज इन तकनीकों और ऊर्जा के नए विकल्पों पर अपना एकाधिकार जमा लेगा, वो ही देश अगले 50 सालों तक वैश्विक सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करेगा। पर नीदरलैंड का ये कदम बहुत सोची समझी रणनीति है। हाँ, हेग में सैन्य गठबंधन और रॉटरडैम में ऊर्जा सम्मेलन करना ये स्पष्ट करता है कि ऊर्जा सुरक्षा ही राष्ट्रीय सुरक्षा है। और यूएई का एआई की तरफ भागना फिर से उसी तेल के बाद की दुनिया के लिए खुद को प्रासंगिक बनाए रखने की रणनीति का हिस्सा है। और भविष्य की तकनीक और ऊर्जा के इस शोर शराबे के बीच इंसान की सेहत का मुद्दा भी उतना ही कूटनीतिक हो चला है। वीडियो के अनुसार विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 जर्मनी के बर्लिन में आयोजित हुआ, लेकिन जिस बात ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा वो ये है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का दूसरा पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक सम्मेलन भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिस पर पूरा फोकस आयुर्वेद और प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों पर था। बिल्कुल। और मेरी राय में ये भारत की सॉफ्ट पावर की एक बहुत बड़ी और रणनीतिक जीत है। सॉफ्ट पावर? जी, सॉफ्ट पावर का अर्थ है हथियारों या आर्थिक दबाव के बिना अपनी संस्कृति, अपने ज्ञान और अपनी विचारधारा से दुनिया को प्रभावित करना। दशकों तक वैश्विक स्वास्थ्य पर केवल पश्चिमी देशों की एलोपैथिक दवाओं और उनकी दवा कंपनियों का एकाधिकार रहा है। सही बात है। लेकिन अब भारत अपने सदियों पुराने पारंपरिक ज्ञान को वैश्विक पटल पर एक वैज्ञानिक और प्रामाणिक विकल्प के रूप में स्थापित कर रहा है। WHO जैसी शीर्ष वैश्विक संस्था का इस सम्मेलन के लिए नई दिल्ली को चुनना ये इस बात की मोहर है कि दुनिया अब स्वास्थ्य को महज बीमारी के इलाज के रूप में नहीं, बल्कि एक समग्र या होलिस्टिक दृष्टिकोण से देखने लगी है, जहां भारत एक विश्व गुरु की भूमिका निभा सकता है। बिल्कुल। तो आखिर इस सब का क्या मतलब है? जब हम नई दिल्ली की बात कर ही रहे हैं, तो क्यों ना अपना पूरा फोकस भारत के आंतरिक रणनीतिक आयोजनों पर ले जाया जाए। इन सम्मेलनों के स्थानों का चुनाव कोई रैंडम प्रक्रिया नहीं लगती। इसके पीछे एक बहुत ही गहरा लॉजिक या तर्क दिखाई देता है। बिल्कुल, रटने के बजाय हमें इसके पीछे का लॉजिक समझना चाहिए। उदाहरण के लिए 50वीं प्रगति बैठक जनवरी 2026 में नई दिल्ली में होनी है, जिसका मुख्य फोकस शहरी और ग्रामीण यातायात कर रखा गया है। और इस आयोजन के पीछे का लॉजिक इसके नाम में ही छिपा है। प्रगति PRAGATI का फुल फॉर्म है प्रोएक्टिव गवर्नमेंट एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। ये महज एक चमकीला सरकारी शब्दजाल नहीं है। पुराने समय की उस लाल फीताशाही से ये एक बहुत बड़ा प्रस्थान है, जहां फाइलें महीनों धूल खाती थीं। ये भारत के प्रशासनिक ढांचे में आ रहे उस आक्रामक बदलाव को दर्शाता है, जहां नीतियां केवल कागजों पर नहीं बनती, बल्कि उनके समय पर पूरे होने पर जोर दिया जाता है। सही कहा। इसी तरह 50वां राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन और 12वां वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन भी नई दिल्ली में हो रहे हैं।
ये एक साथ ये संदेश देता है कि भारत का प्रशासन जमीनी यातायात सुधारने से लेकर अंतरिक्ष तक की उड़ान दोनों को एक ही गति से संचालित कर रहा है। और ये तार्किक दृष्टिकोण केवल प्रशासन तक सीमित नहीं है, संस्कृति और शिक्षा में भी यही साफ दिखाई देता है। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत समिति का 20वां सत्र दिसंबर 2025 में नई दिल्ली में होगा और 9वीं परीक्षा पर चर्चा जनवरी 2026 में। और अर्थ समिट गुजरात के गांधीनगर में। हाँ, लेकिन जो लॉजिक मुझे सबसे सटीक और जमीनी लगा वो संथाली भाषा की ओल्ची की लिपि के शताब्दी समारोह का था। संथाली भाषा भारत में मुख्य रूप से झारखंड में बोली जाती है, तो इसका आयोजन भी सीधा झारखंड के जमशेदपुर में किया गया। और ये इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक राष्ट्र के भीतर आयोजनों का बंटवारा एक बहुत सोची समझी रणनीति का हिस्सा होता है। भारत अपनी विशाल सांस्कृतिक विविधता और भौगोलिक विशिष्टताओं का उपयोग रस्म अदायगी के लिए नहीं कर रहा है, बल्कि उनकी पहचान बढ़ाने के लिए कर रहा है। जी, संथाली भाषा का आयोजन झारखंड में करना वहाँ की जनजातीय अस्मिता को राष्ट्रीय पटल पर सम्मान देने का एक सीधा तरीका है। इस भौगोलिक लॉजिक का एक और शानदार उदाहरण सीवीड्स यानी समुद्री शैवाल एक्सपो का है। 7वां इंडिया इंटरनेशनल सीवीड्स एक्सपो केरला के कोची में आयोजित किया गया। अब ये तो सामान्य ज्ञान है कि समुद्री शैवाल पर चर्चा मध्य प्रदेश या राजस्थान जैसे किसी राज्य में तो होगी नहीं। जाहिर सी बात है, वहाँ समंदर कहाँ है। बिल्कुल, इसके लिए कोई तटीय राज्य ही चाहिए और केरल इसके लिए एकदम उपयुक्त है, क्योंकि ये भारत की ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने की रणनीति का हिस्सा है। इसी लॉजिक के तहत 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2025 को समुद्र किनारे विशाखापट्टनम में तय किया गया है और प्रवासी भारतीय दिवस भुवनेश्वर में। बिल्कुल, ये तार्किक दृष्टिकोण ये साबित करता है कि नीतियां अब बंद कमरों में नहीं बल्कि जमीनी हकीकत को ध्यान में रखकर बन रही हैं। जब 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव हरियाणा के पंचकुला में आयोजित किया जाता है, तो उसके पीछे क्या उद्देश्य होता है? उसका स्पष्ट उद्देश्य उत्तर भारत के कृषि प्रधान क्षेत्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और नई तकनीक को बढ़ावा देना होता है। मतलब हर स्थान का चुनाव उस क्षेत्र की किसी विशेष आवश्यकता या उसकी किसी विशेष क्षमता से जुड़ा हुआ है। लेकिन इन सब तार्किक आयोजनों के बीच एक सम्मेलन ऐसा है जिसने मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर कर दिया। 60वां अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी सम्मेलन छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित किया गया। रायपुर में देश भर के शीर्ष पुलिस अधिकारियों का जुटना ये बिल्कुल ऐसा है जिसे कोई जानबूझकर तूफान की आंख में बैठकर रणनीति बना रहा हो। हाँ, आई ऑफ द स्टॉर्म। और यहाँ जो कूटनीतिक और आंतरिक संदेश दिया गया है ना, वो बेहद कड़ा है। रायपुर छत्तीसगढ़ को चुनना कोई सामान्य प्रशासनिक सुविधा का निर्णय बिल्कुल नहीं है। ये राज्य और इसके आसपास का जो रेड कॉरिडोर है, वो लंबे समय से वामपंथी उग्रवाद या नक्सलवाद की गंभीर समस्या से जूझ रहा है। जब देश भर के पुलिस प्रमुख वहां इकट्ठा होते हैं तो ये केवल एक बैठक नहीं होती। इस तरह के बड़े आयोजन से उस क्षेत्र की पूरी सुरक्षा मशीनरी को अपग्रेड करना पड़ता है, स्थानीय बलों का मनोबल बढ़ता है और सबसे बड़ी बात, उग्रवादियों को संदेश जाता है। बिल्कुल, ये उग्रवादियों को एक स्पष्ट कूटनीतिक आंतरिक संदेश देता है कि राज्य सत्ता अपनी सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों से भाग नहीं रही है, बल्कि सीधे उनके गढ़ में जाकर उनका सामना कर रही है। तो अगर इस पूरी लंबी और गहरी चर्चा के धागों को एक साथ पिरोया जाए तो ये बात एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है कि 2025 और 2026 के ये तमाम शिखर सम्मेलन कैलेंडर में मार्क की गई कुछ तारीखें मात्र नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। ये आयोजन एक बहुत ही सजीव और बदलता हुआ नक्शा खींचते हैं। हमने देखा कि कैसे पश्चिमी देश फ्रांस में लौटकर अपने पुराने दबदबे को सहेजने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं ग्लोबल साउथ भारत के जरिए ब्रिक्स में अपनी नई और आक्रामक ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। हमने ये भी समझा कि तुर्की जैसा देश किस तरह सैन्य और पर्यावरण दोनों रस्सियों पर एक साथ अपना संतुलन बना रहा है और कैसे एआई तथा स्वच्छ ऊर्जा भविष्य की नई महाशक्तियां बढ़ रहे हैं। और साथ ही हमने ये भी देखा कि कैसे भारत अपने आंतरिक आयोजनों को महज प्रशासनिक बैठकों तक सीमित नहीं रख रहा है। वो उन्हें अपनी भौगोलिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक ताकत को मजबूत करने के एक धारदार उपकरण के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। ये स्थान बताते हैं कि आने वाले दशक में दुनिया की असली चिंताएं क्या होने वाली हैं और उनसे निपटने के लिए मोहरे किस तरह बिछाए जा रहे हैं। बिल्कुल, और इसी कूटनीतिक विसात पर चर्चा को विराम देते हुए एक बहुत ही गहरा विचार उभर कर सामने आता है,
जो उन सभी लोगों के लिए एक खुला सवाल है जो इस विस्तृत विश्लेषण को सुन रहे हैं। आज हमने देखा कि यूएई जैसा तेल का दिग्गज देश पर्यावरण और एआई दोनों की मेजबानी करके खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है, और तुवालू जैसा एक डूबता हुआ आइलैंड देश उसी मंच पर अपने अस्तित्व की भीख मांग रहा है। ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि क्या अगले 10 या 15 सालों में ये पूरा कूटनीतिक नक्शा और आयोजनों का ये तरीका पूरी तरह से बदल जाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या भविष्य में हम कभी जलवायु परिवर्तन का कोई बड़ा वैश्विक शिखर सम्मेलन किसी ऐसे देश के शहर में होते हुए देखेंगे जो उस वक्त सचमुच समुद्र के बढ़ते जल स्तर के कारण अपने अंतिम दिन गिन रहा हो? या स्थानों का ये चुनाव दुनिया की असली चिंता से ज्यादा महज एक भू राजनीतिक पीआर स्टंट ही बना रहेगा? सोचने वाली बात है। इन सम्मेलनों पर और दुनिया के इस विशाल शतरंज पर पैनी नजर बनाए रखनी होगी, क्योंकि हर नई चाल, हर नए स्थान का चुनाव एक नया इतिहास और एक नया भविष्य लिख रहा है। सुनते रहिए और सीखते रहिए।